हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये बताना भी चाहती हूँ कि बेटा आपके लिए कक्षा 8वीं से 12वीं तक के हिंदी मीडियम नोट्स अवेलेबल हैं। सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिए और लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं जिसमें रहेगा बहुत कुछ, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स और बहुत कुछ जो आपको ना केवल आपकी बोर्ड परीक्षा में ही हेल्प करने वाले हैं, बल्कि आगे आने वाले जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उनमें भी आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे और उनको क्रैक करने में आपकी 100% सहायता करेंगे। ठीक है, ये है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए। बेटा अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड को समाप्त कर दिया है और आज लेकर आई हूं अंतरा का गद्य खंड का सबसे पहला पाठ। नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो अब यहां पर प्रेम घन की छाया स्मृति मतलब प्रेम घन जी कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी ही प्रेम घन थे। सब कुछ जानेंगे इस पाठ में। इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करेंगे, जिसके अंतर्गत शुक्ल जी की प्रेम घन की छाया स्मृति अर्थात उन्होंने प्रेम घन जी के बारे में इस चैप्टर में क्या लिखा है, किस तरह से उनकी भेंट हुई प्रेम घन जी से और क्यों उनसे मिलने की उत्कंठा उनके मन में थी। बहुत सारी स्मृतियों को उन्होंने इस पाठ में सहेज कर रखा है और हम सबके साथ साझा किया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, या फिर ये भी समझ में आता है ना कि जिस तरह के स्वभाव या नेचर या व्यक्तित्व बचपन में होता है उसी तरह से बड़े होकर भी वही प्रभाव आता है, झलकता है। ठीक उसी तरह से शुक्ल जी बचपन से ही उनका जो परिवार था, जब वो उन्होंने जन्म लिया, उस परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल था। पिताजी भी विद्वान थे, घर में वातावरण बहुत साहित्यिक था, जिस कारण से उनका ये परिवेश मिला और आज वे हिंदी के आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। चलिए तो चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले जीवन परिचय। लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म तथा स्थान 1884 उत्तर प्रदेश, अगुना गांव। शिक्षा कहाँ हुई? आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर इंटरमीडिएट तक की विधिवत शिक्षा पढ़ी। बाद में स्वयं के प्रयासों से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गहन गंभीर स्वाध्ययन किया। स्वाध्ययन मीन्स सेल्फ स्टडी। अध्यापन कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी रहे, संपादक भी रहे, एडिटर। काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक का कार्य भी किया। रचनाएं याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो साहित्य के आचार्य, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य की कई ऐसी बातों को यहाँ पर उजागर किया है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इनकी रचनाओं को, इनके जीवन को, हर एक बात को ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो यही लिखा है ना इसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत वैल्यूबल है हम सबके लिए। रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, चिंतामणि और भ्रमर गीत सार। यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं। साहित्यिक विशेषताएं, हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना, अर्थात इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है तो उसको सम्यक ढंग से व्यवस्थित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनकी रचना है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से रखा, ताकि हम सबको समझ में आ सके कि कौन सा काल कब आया। आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखना, संपादन, अनुवाद लेखन करना आदि। मृत्यु कब हुई? सन 1941 में। जन्म कब हुआ? सन 1884 से 1941। याद रखना बेटा। अब हम चलते हैं प्रेम घन की छाया स्मृति सार की तरफ। या हम देखिए इसमें जो
कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करते हैं, एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह आवश्यक है कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। ठीक, तो शुक्ल जी के बचपन का साहित्यिक वातावरण जान लेते हैं। शुक्ल जी को बचपन से ही घर में साहित्यिक वातावरण मिला। क्यों? देखिए, क्योंकि उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे। वे प्रायः रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। घर में जो माहौल रहता है उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं आपसे, तो घर में मेरे पिताजी भी रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और उन्हीं के साथ में बैठ बैठकर कक्षा दूसरी तीसरी से, जबकि अंग्रेजी मीडियम तो था ही नहीं, गांव की हम बात करें तो दूसरी तीसरी से रामचरितमानस का पाठ मैं भी करने लगी थी। क्यों? क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। तो ठीक उसी तरह का माहौल यहाँ था। वे प्रायः रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं समझ पाते थे। सच में ये तो मेरे मन में भी है कि सत्य हरिश्चंद्र के नाटक नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं समझ पाते थे। उनको ये लगता था कि जो सत्य हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र थे ना, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। लेकिन ये तो हिंदी के साहित्यकार हैं और वो एक राजा थे। अब देखो, चौधरी प्रेम घन के प्रथम दर्शन उनको कब हुए? बद्री नारायण चौधरी नाम है इनका पूरा, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन से संबोधित किया जाता है। प्रेम घन से मिलने के लिए लेखक शुक्ल जी ने बच्चों की टोली एकत्रित की। उसमें प्रेम घन के घर को जानने वाला बालक आगे आगे नेतृत्व करता हुआ चला जा रहा था। शुक्ल जी की बात की जा रही है कि जब वे अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया कि चलो चलो आज अपन उनके घर चलेंगे, उनसे मिलेंगे, तो आगे लीडरशिप करते हुए चले जा रहे हैं शुक्ल जी। रास्ते में शुक्ल जी कौतुक भरी निगाहों से उस राह तक उसमें पड़ने वाले सभी दृश्यों को बारीकी से अध्ययन भी कर रहे थे। कौतुक भरी मतलब उत्सुकता, या जिसको अंग्रेजी में एक्साइटमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जहां आगे बढ़ रहे थे उसका आसपास का माहौल भी वो देखते जा रहे थे कि कैसा है, क्या है, सब कुछ। उनके मन में आज चौधरी प्रेमघन से मिलने की तीव्र उत्कंठा थी कि आज तो कुछ भी हो जाए, प्रेमघन जी से तो मिलना ही है। पिता की बदली मिर्जापुर में होने पर अपने घर से प्रेमघन के घर की निकटता रहने के कारण शुक्ल जी को अपनी मित्र मंडली के साथ उन्हें प्रथम दर्शन हुए भाई। मित्र मंडली के साथ जब वे उनके घर पहुंचे तो प्रेमघन जी के दर्शन उनको हो गए, जिसमें लता प्रधान के बीच मूर्ति व्रत खड़े, कंधों पर बाल बिखेरे और एक हाथ में ब्रह्मदेव के खंबे पर थे। शुक्ल जी साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि। अब साहित्य के प्रति उनकी रुचि कैसे बढ़ी शुक्ल जी की, तो ये सब उनकी स्मृतियां हैं। ठीक है, पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई। किसी भी कार्य के प्रति हमारी रुचि कब बढ़ती है? जब हम उसमें इंटरेस्ट जताते हैं, और या फिर जब वो हमें अच्छा लगता है, धीरे धीरे हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं, और फिर हमारा इंटरेस्ट पूरा उन्हीं की तरफ चला जाता है। उनकी गहरी मित्रता केदारनाथ जी से भी हो गई। अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई। अब जैसे जैसे जिस कैटेगरी या जिस श्रेणी में हम आते हैं उसी तरह की मित्रता हमें स्वीकार होती है। तो ठीक वैसा ही शुक्ल जी जब युवावस्था में कदम रखा उन्होंने, तो उन्हीं की तरह समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी उनको मिल गई। तो जो उन्हीं की तरह वयस्क थे, जो कि साहित्य के प्रति रुचि रखते थे, उनकी मंडली में वे भी शामिल हो गए। जहां शुक्ल जी रहते थे वह उर्दू भाषी वकीलों, मुख्तारों आदि की बस्ती थी, कि जहां शुक्ल जी रहते थे वहां उर्दू भी थे और वकील भी थे। लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ जब भी कोई बातचीत करते तो उस बातचीत में निसंदेह शब्द का बहुत प्रयोग होता था। किसी किसी का तकिया कलाम होता ना, कोई कहता निसंदेह, नो डाउट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, ये सारे जो रहते हैं ना, इन शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं।
जिसे सुन सुनकर उस बस्ती के लोगों ने इस लेखक मंडली का नाम निसंदेह मंडली रख दिया। जैसे किसी का तकिया कलाम जब बार बार यूज होता है तो उसको उसी नाम से नहीं पुकारने लगते हैं, तो लेखक की जो मंडली थी उसका नाम ही उन्होंने निसंदेह मंडली रख दिया, क्योंकि लेखक का तकिया कलाम था निसंदेह। चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विशेषता, तो प्रेमघन जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया है। उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। वसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच, रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता, व्यंग्यात्मक हुआ करती थी। चौधरी साहब प्रायः लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। कहते ना भाई बात को बनाओ मत यार, अरे हमें बनाओ मत, घुमाओ मत ज्यादा, लेकिन चौधरी जी यही करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे। वह बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रखते थे। हास्य भी होता था, व्यंग्य भी होता था। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की तरफ, तो ध्यान पूर्वक बने रहना मेरे साथ, ताकि इस पाठ से कोई भी प्रश्न आपकी अभी जो परीक्षा होने वाली है, कितनी तारीख को है जल्दी बताओ, 20 फरवरी, तो उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाओ। लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखक ने अपने पिताजी की, जब भी किसी की बेटा विशेषताएं पूछी जाए ना लिखित, हम सब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आपको टिक द मार्क करना है और साथ ही साथ जो भी टिक करोगे उसका शब्द भी लिखना है। यदि बड़ा सा सेंटेंस है तो 2 शब्द लिखकर डैश डैश करो, लेकिन लिखना जरूर। जैसे किसी का उत्तर है का, ठीक है, और का सही है और मान लो आपको लिखना है का में दिया वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध प्रशंसक थे, तो आप लिख दो वे प्राचीन और इतना करके डैश डैश कर दो, तब भी समझ में आ जाएगा कि आपने इस पर टिक किया है। ठीक। और जब कभी भी विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो उनको पॉइंट में लिख कर आना ही बहुत अच्छी बात होती है। उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। ठीक है। दूसरा, वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक भी थे। तीसरा, वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन भी थे, कि जो भी उक्तियां दी रहती थी हिंदी भाषा की, उन्हें फारसी भाषा की उनको हिंदी में मिलाने की कोशिश करते थे। वे प्रायः रात में सारे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन किया करते थे। साथ ही साथ भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। भारतेंदु, हरिश्चंद्र और सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना रहती थी? तो बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर नहीं समझ पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का ही चित्र अंकित हो जाता। इसी कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता रहता था। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी बताइए? जब वो अपनी मित्र मंडली के साथ जा रहे थे उनके घर, तो लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई थी। बदली मतलब जो ट्रांसफर हो जाता है। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा मित्र, जिनका नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी है और जो प्रेमघन उपनाम से लिखते हैं, वे यहाँ रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1-1.5 मील चलकर उनके घर पर पहुंच गए। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो उनके घर से तथा प्रेमघन जी से भली भांति परिचित थे। उनके घर की ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखते जा रहे थे। कुछ देर में उसे प्रेमघन की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाता वे अंदर चले गए। ठीक है। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? क्योंकि घर का वातावरण ऐसा था। उनके पिताजी कौन सी भाषा के विद्वान थे? फारसी भाषा के विद्वान थे और घर में बहुत ही सकारात्मक वातावरण था, साहित्यिक वातावरण था। उनके पिताजी हर दिन रात के समय
परिवार वालों को एकत्रित करके श्री रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ सुनाया करते थे, बहुत ही अच्छे से चित्रात्मक तरीके से। तो जिस तरह का रवैया, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का माहौल बच्चा देखता है, उसी तरह का उसमें अपने आप गुण और जो व्यक्तित्व है उसी तरह का निर्मित होता जाता है। लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी भी थे। फारसी के तो ज्ञाता थे ही, साथ ही साथ हिंदी प्रेमी भी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस देखो, अब उनके घर में क्या क्या हुआ करता था बेटा? भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन, वाचन मतलब सुनाया करते थे। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी वाचन हुआ करता था, इतना भी ध्यान रखना। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे, अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम या रुचि को बढ़ाया और उन्हीं उसके बीज बोए। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्रायः पुस्तक ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। और कौन सी मंडली थी? उनकी मंडली का नाम याद रखना बेटा, निसंदेह मंडली। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, याद रखिएगा कि लेखक की जो हिंदी साहित्य की मंडली थी उसमें कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गोंड, पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा और उनके मन में उनके प्रति मतलब हिंदी के प्रति उनका रुझान बढ़ता चला गया और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ही रच डाला। अगला प्रश्न है देखो आ गया ना प्रश्न, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रसंग का जिक्र किया है कि जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वे वहां प्रायः लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बातचीत करते समय निसंदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। दूसरे लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उनकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब सा लगता था, क्योंकि वो उर्दू का प्रयोग करते थे और लेखक और उनकी मंडली हिंदी का प्रयोग करती थी, तो उन लोगों को हिंदी में बोलना बड़ा अजीब सा लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उसकी मित्र मंडली का नाम निसंदेह रख दिया, क्योंकि उनको ये शब्द बड़ा मतलब शुद्ध और ऐसा लगता था कि एकदम क्लिष्ट शब्दों के अंतर्गत। अगला है पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है, ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, ये प्रश्न आ सकते हैं। 3 रोचक घटनाएं चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं, वे इस प्रकार हैं। कौन चौधरी साहब? प्रेमगंज जी। एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने गए। कौन बेटा कहाँ गया? एक बार एक कवि वामन आचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने उनके घर गए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। अब उनसे मिले और उन्हीं पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे। कविता के आखिर अंक पर वे अटक गए। तभी उन्हें ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह तपाक से जोर से बोल पड़े, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुग लाने की। अब उनको जब चौधरी प्रेमगंज जी दिखे, खंबे से टिके हुए थे, तो वो थोड़ा सा उनकी रचना करते टाइम अटक गए, लेकिन जैसे ही उनको प्रेमगंज जी दिखे तो तुरंत बोल पड़े, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुग लाने की। ये हो गया। दूसरा है, ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, वह भी इसी मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हालचाल पूछा, और क्या हाल है पंडित जी?
पंडित जी बोल पड़े, कुछ नहीं, आज मेरी एकादशी का व्रत है, ठीक है। अतः कुछ जल खाया है और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? तो ये भी हंसने। अब जब उन्होंने कहा कि जल खाया है तो सब हंसेंगे ही, तो उस सेंटेंस को पूरा करते हुए क्या बोलने लगे सब, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। ये भी एक वाकया है। तीसरा है, चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए पहुंचे तो चौधरी साहब से वे अचानक प्रश्न पूछ बैठे, साहब मैं अक्सर घन चक्कर शब्द सुना करता हूं, आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? बस फिर क्या था, चौधरी साहब बोल पड़े, इसमें कौन सी कठिन बात है। रात के समय एक कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक का जो जो काम किया है उसे लिखिए और पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, घन चक्कर दिमाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? तो यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है क्योंकि वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे, सबसे स्नेहपूर्वक व्यंग करना, मजाक करना उनका ये मतलब व्यवहार था। वे सबसे प्रेम से बातें करते थे, लोगों को उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था, उत्सुकता रहती थी इनके बारे में जानने की। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये शब्द लेखक ने प्रेमगंज के लिए किए हैं, इस प्रकार के कथन का है। अगला है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? तो लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित उजागर किया है कि वे हिंदी प्रेमी थे। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे और उन्होंने, चौधरी साहब मतलब प्रेमघन की बात की जा रही है, आपको पता ही ना बेटा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से नाम लिखते थे। वे प्रेमघन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों से स्पष्ट हो जाता है, लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। रियासती व्यक्ति, चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्ति थे। उनके हर उत्सव तथा अवसर में नाच रंग का आयोजन होता था, उनकी रईसी का प्रतीक था। अगला है, आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान थे। हंसमुख व्यक्ति, चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे, बात बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे और ये जो व्यक्तित्व है ना वो हर किसी में नहीं होता है। इस तरह का व्यक्तित्व होना अपने आप में एक बहुत ऊंची पहचान है। कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनसे लोग नहीं कहते कि भाई आप से ना पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसी तरह के थे चौधरी साहब। अगला है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? तो इनके नाम याद रखिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रामचंद्र, मतलब ये अपने जो लेखक हैं उनके बारे में। तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में लेखक मुख्य थे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि। अगला है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी की बारात में काशी चले गए। वहां घूमते हुए काशी के चौखंबा स्थान पर पहुंच गए। यही उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई, जिनकी फिर वो पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ा करते थे। वे भारतेंदु जी के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र समझ गए ना, जिनको सत्य हरिश्चंद्र में वो डिफरेंस मालूम नहीं कर पाते थे। पंडित जी ने भारतेंदु जी के विषय में ये जानकर उनके घर को बड़ी मतलब उससे देखा कि कुतूहल से देखा, उत्सुकता से, कि वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावुकता ने प्रभावित किया। आगे चलकर दोनों का हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा वह उन्हें छू गया और आगे चलकर इसी कारण वे गहरे मित्र बन गए। समझ में आया बेटा कि एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी की बारात में काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर वहां एक स्थान पर पहुंचे चौखंबा।
उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी से हुई, जो कि भारतेंदु जी के मित्र थे और बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। ठीक है, अब यहां पर पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर उनके घर को बड़ी चाह से देखा और कुतूहल से देख रहे थे। वे लेखक की भावनाओं को डूबा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावुकता ने प्रभावित किया। आगे चलकर दोनों का हृदय बन गया एकदम और मैत्री में परिवर्तित हो गया। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और समझ में आया है। तो उनकी स्मृतियों को सुनकर, समझकर, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो अच्छे से आप उत्तर लिखिएगा। घबराइएगा मत, थोड़ा सा अपने विचारों पर आपको ध्यान देना है कि मैं कब कहां देख रहा था, कब बैठा था, किस समय मैंने वीडियो देखा, और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है बेटा, चिंता मत कीजिएगा, हम हैं आपके साथ, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।